आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान अथ स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम इस प्रियम भारत भारतम प्रियम भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम एक गायिका जिन्हें शोहरत मिली फिल्म हम के इस गाने के जरिए। कागज कलम दवातला लिख दूं दिल तेरे नाम करूं जानी मानी गायिका शोभा जोशी। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। सुनिए इस बातचीत का ये दूसरा भाग। दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं जानी मानी गायिका शोभा जोशी और आज हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारे गाने भी वो हमें गुनगुना के सुनाएंगी। शोभा जी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले विविध भारती के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। शोभा जी बहुत सारी बातें हमने की और गजलों की, क्लासिकल म्यूजिक की बातें भी की। इसके बाद जब जयदेव जी ने बुलाया तो वो कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए। हम दोनों फिल्म आई तब से मैं कॉलेज में थी शायद, तो वो गाने में गाती थी। फिर रेशमा और शेरा आई तो जयदेव जी के गाने पसंद तो थे ही और मुझे बहुत चैलेंजिंग लगते थे। बिल्कुल। तो मेरी गुरु डॉक्टर प्रभात्री जी के हमारे सारी जो शिष्याएं उनकी थी, उनकी एक कॉन्सर्ट कावस जी हॉल में थी चर्चगेट में और उसको जयदेव जी चीफ गेस्ट करके प्रभा जी ने उनको बुलाया था। तो वहाँ पे जयदेव जी ने मेरा क्लासिकल गाना सुना। तब तो हमने सब शिष्याओं ने क्लासिकल ही गाया था और फिर कुछ एक ठुमरी शायद मैंने गाई थी। तो कुछ दिन के बाद जयदेव जी के यहाँ से मुझे फ़ोन आया, उन्होंने नंबर लिया मेरा किसी से और कह रहे एक ठुमरी नुमा गाना है फिल्म का, तो तुम आ जाओ और रिहर्सल चर्चगेट पे रहते थे, रिहर्सल के लिए आ जाना। तो मैं पहुंची और वो गाना उन्होंने जो ठुमरी स्टाइल थोड़ा गाना था, फिल्म का नाम था जुम्बिश। फिल्म शायद कुछ खास चली नहीं तो जाहिर है वो गाना भी नहीं चला, लेकिन मेरा भाग्य रहा कि मैंने जयदेव जी के साथ काम किया और भी मैंने गाने गाए। प्रोग्रामों में जयदेव जी के गाने बहुत गाए। जयदेव जी मुझे कॉन्सर्ट्स में भी उनके जो होते थे, जब उनको लता मंगेशकर अवार्ड मिला इंदौर में तो वहाँ भी मुझे वो लेके गए थे। तो ऐसे जयदेव जी के साथ गाने का मुझे मौका काफी मिला जब तक वो थे जी। और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बारी कैसे आई? उसके पहले मैं कहना चाहूंगी आपको कि क्लासिकल बैकग्राउंड फिल्मों के गाने गाने के लिए भी बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। और लता जी इसलिए वो, क्योंकि लता जी का बहुत अच्छा क्लासिकल बैकग्राउंड रहा है। आकाशवाणी में उनकी मालकंस राग की रिकॉर्डिंग भी है और वो बहुत अच्छा क्लासिकल सीखी हुई थी अपने पिताजी से। तो मुझे जो गाने मिले वो जो क्लासिकल बेस जिसमें स्ट्रॉन्ग है ऐसे ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि संगीतकारों को शायद मालूम था कि बेसिकली मैं क्लासिकल सिंगर हूँ और स्ट्रॉन्ग क्लासिकल बेस है। दूसरी ये चीज़ होती है कि फिल्में संगीत का एक ट्रेंड सेट है जी, और वो है आवाज़ की पिच। तो आपकी आवाज़ कितने पिच की है, कौन से पिच की है, ये बहुत मायने रखता है और वो ट्रेंड बना है। जैसे आप लता जी के गाने सुनिए, आशा जी के पुराने गाने सुनिए, तो वहाँ से वो ट्रेंड आता चला गया। जैसे लता जी फिल्मों में बहुत ऊपर गई तब से, तो वो ट्रेंड आगे जो गायिकाओं ने काम किया या आगे जो गायिकाएं इंडस्ट्री में आई उनके लिए भी वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बन गई या बात बन गई कि आपकी आवाज़ अगर हाई पिच की नहीं है, स्ट्रॉन्ग क्लासिकल बैकग्राउंड की नहीं है, तो आपको फिल्मों में गाने का मौका कम ही मिलेगा। आजकल वो और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हुआ है, हर तरह की आवाज़ें आजकल आई हैं, लेकिन जब मैंने शुरू किया था तब भी वो ट्रेंड था
कि हाई पिच की आवाज़, स्ट्रॉन्ग क्लासिकल बैकग्राउंड। तो लक्ष्मी जी से मेरी मुलाकात प्रोग्रामों के जरिए ही हुई थी। फिर मैं मिली थी उनको एक किसी रिकॉर्डिंग में, जब मेहदी साहब की रिकॉर्डिंग वो कर रहे थे महबूब स्टूडियो में किसी फिल्म के लिए। तलत अजीज और जी मेहदी हसन का गाया गाना था आनंद बख्शी का, मैं आत्मा तू परमात्मा। जी, तो वो रिकॉर्डिंग में मैं गई थी क्योंकि मुझे मेहदी साहब से मिलना था। जी, तो मैं मेहदी साहब के पास सीखती भी थी। तो मुझे बताया कि उन्होंने कि आज रिकॉर्डिंग है महबूब स्टूडियो में, तुम आ जाओ। तो मैं गई थी और लक्ष्मी जी वहाँ पे थे, तो उनसे मुलाकात हो गई और मैंने मेरे कैसेट वगैरह उनको दे दी, गाना सुनिए। तो थोड़े दिन के बाद उनका शायद वो स्ट्रॉन्ग क्लासिकल बेस का कुछ गाना बना रहे थे, तो मेरा नाम शायद उनको जहन में था और फिर उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनके म्यूजिक रूम में गई, रिहर्सल किया और वो गाना था कागज कलम दवातला, हम पिक्चर का। 30-32 साल के बाद आज भी बहुत फेमस है और उस गाने से मेरी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक बहुत सुंदर। और वो गाना क्लासिकल से शुरू होता है, आप शायद जानते हैं, सरगम से शुरू होता है जी जी, और बाद में डांस नंबर में। तो मेरी आवाज़ भी उनको मेरी आवाज़ की पिच या जो टोन है मेरी आवाज़ का, वो भी उनको उस गाने के लिए अच्छा लगा या ठीक लगा होगा। तो वैसे मुझे वो गाना मिल गया और ऐसे इतनी मेरी बड़ी फिल्म हम जी जो बहुत है बड़ी फिल्म। और फिर उसके बाद मैंने उनके साथ और थोड़े गाने गाए। जी, तो हम चाहते हैं कि ये गाना आप जरूर गाएं। ये तो बहुत ही लोकप्रिय गाना है और सबकी जबान पर है। कागज कलम दवातला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। कागज कलम दवातला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। दिल क्या तू जान भी मांगे तो दे दूं, दे दूं, दे दूं, ये पहला काम करूं। कागज कलम दवातला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं।
दूं दिल तेरे नाम करूं। दिल क्या तू जान भी मांगे तो दे दूं ये कहलाता कागज कलम गवाना, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। कागज कलम गवाना, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। हम पिक्चर का ये गाना हमने सुना और ये इतना लोकप्रिय हुआ था, तो इसका कितना फायदा आपको मिला फिल्म इंडस्ट्री में? अगर ऑनेस्टली कहना चाहूँ, जितना फायदा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला जी। ऐसा मैं सोचती हूँ। एक तो उस वक्त प्रमोशन जो होती थी उस 90s में, तो फिल्मों की प्रमोशन, फिल्म डायरेक्टर्स की प्रमोशन, कलाकारों की प्रमोशन होती थी। जो सिंगर्स हैं, तो सिंगर्स की प्रमोशन खास होती नहीं थी, या सिंगर्स को प्रमोट नहीं किया जाता था जी। और एक जमाना मुझे याद है, मैं बहुत रेडियो सुनती थी, मैं फिल्मी गाने भी सुनती थी, उसमें सिंगरों का नाम नहीं बताते थे। उसका कारण मुझे नहीं मालूम और जान के फायदा भी नहीं है, लेकिन वो दौर ऐसा था कि जिसमें गाने वालों के नाम नहीं बताए जाते थे, तो लोगों तक वो पहुंचते नहीं थे नाम, और लोगों को पता नहीं होता ये किसने गाया है। अच्छा, सबसे मशहूर नाम किसके थे? लता जी और आशा जी जी। और लोग इतनी कोशिश नहीं करते हैं कि भाई जान ले, थोड़ी सी आवाज अलग लग रही है, लेकिन लता जी ने ही गाया होगा या आशा जी ने ही गाया होगा। और इतनी बड़ी बैनर का गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, हालांकि जो दूसरी गायिका थी वो भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के यहाँ गा रही थी, जो मेरी कंटेम्प्रेरी गायिकाएं हैं जी, तो वो भी गा रही थी, लेकिन ज्यादा नाम पहुंचता नहीं था, या मेरा नाम ज्यादा पहुंचा नहीं, लेकिन लोगों को गाना बहुत पसंद आया, क्योंकि ये सारेगामा कंपनी का गाना है, HMV का, तो उन्होंने बहुत मेहरबानी की और मेरा नाम उस गाने में डाल दिया था कि शोभा जोशी और मोहम्मद अजीज ने ये गाना गाया है। जी जी। तो उससे लोगों को जानकारी हुई, लेकिन फिल्मों में मेरे गाने मुझे मिलने लगे उस गाने से। और मैं कहना चाहूंगी संक्षिप्त में कि श्री रामचंद्र जी ने मुझे पुणे में कहीं सुना था, मेरा नाम सुना था। अच्छा। उनके क्लासिकल बेस के गाने बहुत थे, तो वो क्लासिकल बेस की गायिका को ढूंढ रहे थे, तो श्री रामचंद्र जी के ग्रुप में मैं सारे क्लासिकल बेस गाने, मोहब्बत ऐसी धड़कन है, अनारकली के गाने वो गाती थी। उनके प्रोग्राम में मेहदी साहब भी आए थे एक बार, और एक बार तलत महमूद जी आए थे। वाह वाह। और तलत महमूद जी को, क्योंकि तलत जी ने श्री रामचंद्र जी के बहुत गाने गाए हैं, तो अन्ना हम उनको बोलते थे, तो अन्ना जी ने उनको प्रोग्राम में बुलाया था बिरला मातुश्री में कि तलत आप आ जाइए प्रोग्राम सुनने के लिए। तो तलत जी आए थे और वहाँ मैं गा रही थी तब ग्रुप में अन्ना जी के, तो मेरा गाना तलत जी ने वहाँ सुना, और 4 दिन के बाद ही अन्ना जी से मेरा नंबर लिया, और अन्ना का मुझे फ़ोन आया कि तलत आपको फ़ोन करेंगे कुछ प्रोग्राम के लिए, तो आप जाना, गाना उनके साथ तुम। तो तलत जी ने मुझे यूके टूर के लिए ले जाना था उनको, तो वैसे मुझे बड़े बड़े दिग्गज फिल्म कलाकारों के साथ मेरा कांटेक्ट हो गया, मैं प्रोग्रामों में गाती रही, और वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में मेरा नाम हो गया फिर। बिल्कुल। यहाँ एक गाना सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को। छोरी पट गई रे, चक्कर चला के हमको लिया फसाए। छोरी पट गई रे, चक्कर चला के हमको लिया फसाए। ऐसी दीवानी से तो राम बचाए। छोरा पट गया रे, चोरी करे वो हमको चोर बताए। वो छोरा पट गया रे, चोरी करे वो हमको चोर बताए। दोष नारी का है हम पर छोरी पट गई रे, चक्कर चला के हमको लिया फसाया। छोरा पट गया रे, चोरी करे वो हमको चोर बताए।
चले ना जोर, अरे ताना मारे सारा जमाना, लोग मचाए शोर। दिल की लगी जब लग जाए तो दिल पे चले ना जोर। जो प्यार बन के दिल में समाए वो दिल से फिर ना जाए। छोरा पट गया रे, चोरी करे वो हमको चोर बताए। दोष नारी का है हम पर लगाए। छोरी पट गई रे, चक्कर चला के हमको लिया फसाए। लाल चुनरिया तन पे सजा के, थाम ले मेरा हाथ। तेरा मेरा साथ है गोरी, जन्म जन्म का साथ। लाल चुनरिया तन पे सजा के, थाम ले मेरा हाथ। तेरा मेरा साथ है गोरी, जन्म जन्म का साथ। तुझको कसम है, ली है कसम, जो ना ये कसम टूट पाए। छोरी पट गई रे, चक्कर चला के हमको लिया फसाए। छोरा पट गया रे, चोरी करे वो हमको चोर बताए। दोष नारी का है हम पे लगाए। छोरी पट गई रे, चक्कर चला के हमको लिया फसाए। छोरा पट गया रे, चोरी करे वो हमको चोर बताए। वो कैसा अनुभव था तलत साहब के साथ ट्रैवल करने का और बहुत अच्छा। लाइव प्रोग्राम्स में गाना लाइव गाने प्रोग्राम जैसे रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म किया मैंने तलत जी के साथ। मैं उनकी सहगायिका थी और इंग्लैंड के काफ़ी सारे शहरों में हमने 9-10 कॉन्सर्ट्स बड़े बड़े हॉल में। अभी रॉयल अल्बर्ट हॉल जो है वो तो इट्स वेरी ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस हॉल है एंड एवरीबडी वांट्स टू परफॉर्म देयर। का जी। तो वो मुझे मेरा भाग्य रहा। और तलत जी जैसे बहुत ही अच्छे गायक थे वैसे अच्छे इंसान भी थे, बहुत ही तमीज़ वाले थे और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और वक्त के बहुत पाबंद थे। तो जैसे भी जो भी टूर के मामले में जितने बजे भी रिहर्सल रखनी है, रिकॉर्डिंग रखना है, किसी का कौन सा गाना है, किसी का क्या, ये बहुत सारा डिसिप्लिन से चलता था उनके ग्रुप में। तो बहुत अच्छा, वहाँ से भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो तलत जी की याद के नाम एक गाना सुनते हैं। ये हवा ये रात ये चांदनी, तेरी एक अदा पे निसार है, मुझे क्यों न हो तेरी जुस्तजू, मेरी जिंदगी में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। ये हवा ये रात ये चांदनी, तेरी एक अदा बेनिसार है, ये हवा ये रात ये चांदनी, तेरी एक अदा बेनिसार है, मुझे क्यों न हो तेरी यार हो, तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी।
तेरी एक नजर में है क्या असर, तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर, जो गजब में आए तो कहर है, जो हो मेहरबान तो करार है, मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। शुभा जी, जब 80 का दशक खत्म हो रहा था और फिल्म म्यूजिक बदल रहा था, उस दौर में कागज कलम दवातला जैसा गाना बड़ा हिट हुआ था और एक तरह से आपके लिए नए रास्ते खुले थे। क्या आपको लगता है कि वो म्यूजिक की दृष्टि से कठिन दौर था जब आप फिल्म म्यूजिक में एक तरह से अपने कदम आगे बढ़ा रही थी? जी, एक तो 90 के दशक में था ये हम पिक्चर का गाना, और कठिन तो दौर था ही, क्योंकि कठिन इसलिए था कि लता जी आशा जी भी गा रही थी, तब वो टॉप पे थी ही 90s में भी और बहुत काम कर रही थी। लेकिन एक नया दौर फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हुआ था कि नई आवाजें संगीतकार लेना पसंद कर रहे थे। हालांकि बहुत नई आवाजों को काम नहीं मिलता था, क्योंकि जब आपके पास 100% गोल्ड है, लता जी आशा जी इतने मशहूर और इतने परफेक्ट गायिकाएं आपके लिए उपलब्ध हैं, तो नए लोगों को वास्तविकता में वैसे चांस कम ही मिलेगा। लेकिन एक मानसिकता जो थी संगीतकारों की या फिल्म इंडस्ट्री की, वो बदलना शुरू हुई थी और उसकी वजह से नए कलाकारों को मौका मिलता था। लेकिन नए कलाकार भी बहुत सारे मात्रा में आ रहे थे, क्योंकि टीवी पे प्राइवेट चैनल्स शुरू हुए 90 के दशक में। उसके पहले सिर्फ दूरदर्शन ही था। तो 90s में जब प्राइवेट चैनल्स शुरू हुए, वो जो कॉम्पिटिशन्स होती थी उसके जरिए नए नए गायक गायिकाएं आने लगी, तो कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया। तो फिल्म इंडस्ट्री में आपके पैर जमाने के लिए इतना आसान नहीं था, और उसका कारण ये है कि कंपटीशन बहुत हो गई थी। बहुत अलग अलग संगीतकारों के साथ आपका काम है और मुझे याद है कि आपने जगजीत सिंह के साथ भी गाना गाया है। जी, वो अनुभव हमारे साथ बांटिए। जी, वो अनुभव अच्छा भी है और उसकी थोड़ी एक सैड स्टोरी भी है। तो अच्छा अनुभव ये कि जगजीत जी ने मुझे गाने के लिए बुलाया। वो सोलो गाना था, बाद में शायद उनका थोड़ा सा कुछ उस पे था, और वो गाना रिकॉर्ड हुआ। तब सारे स्टूडियो ज़्यादा कुलाबा, वीटी और फाउंटेन ऐसे हुआ करते थे, तो वहाँ पे हुआ था। मेरा गाना बहुत पसंद करते थे जगजीत जी। गाना बहुत अच्छा हुआ, जगजीत जी को भी बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत खुशी हुई। और उसी वक्त मुझे दूसरी रिकॉर्डिंग सनी स्टूडियो में थी उसी दिन, तो मैं वहाँ से निकली और मैंने जगजीत जी को कहा कि मुझे दूसरी रिकॉर्डिंग है सनी स्टूडियो में, तो मैं निकलती हूँ। ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद जगजीत जी का मुझे फ़ोन आया कि शोभा, मुझे बात जो करनी है वो अच्छी नहीं बात करनी है। अच्छी मतलब तुम्हारे लिए वो अच्छी नहीं, तुम थोड़ी सी नाराज़ हो जाओगी। तो मैंने कहा क्या बात है जगजीत जी? तो बोलते हैं कि जो प्रोड्यूसर हैं इस पिक्चर के, उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि जिस रिकॉर्डिंग कंपनी को वो बेच रहे हैं म्यूज़िक राइट्स, तो वो रिकॉर्डिंग कंपनी ने कहा है कि ये गाना अगर आप आशा जी से गवाएंगे तो आपको म्यूजिक कंपनी अच्छे पैसे देगी। तो ये गाना मुझे करना पड़ेगा आशा जी की आवाज़ में, क्योंकि प्रोड्यूसर वो चाहते हैं और म्यूजिक कंपनी उनके राइट्स लेने के लिए तैयार है और ठीक ठाक पैसे देने के लिए तैयार है।
तो मैंने जगजीत जी से कहा कि कोई बात नहीं जगजीत जी, मैंने आपके म्यूजिक डायरेक्शन में गाया, आपका गाना तो गाया, चाहे वो बाहर नहीं आएगा, फिल्मों में नहीं आएगा, ये चीज़ें फिल्म इंडस्ट्री में होती रहती है, ये मैं जानती हूँ, तो कोई बात नहीं, मुझे बुरा तो लगेगा कि मेरा गाना आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन ये चीज़ें फिल्म इंडस्ट्री में अनकॉमन नहीं है, ये भी मैं जानती हूँ और वो मैं झेल सकती हूँ। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि ये गाना प्रोड्यूसर ने मेरे जो कंटेम्प्रेरी सिंगर्स हैं उनसे गवाया होता तो मुझे बहुत दुख होता, क्योंकि वो भी मेरे जैसी नई गायिकाएं हैं, मेरी कंटेम्प्रेरीज हैं। ये आशा जी गा रही हैं, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अरे मेरा गाना नहीं रहा, लेकिन वो गाना आशा जी ने गाया, ये भी एक गौरव की बात है मेरे लिए। फिर वो गाना आशा जी को मिला? हाँ, वो आशा जी ने गाया। तो एक ये ऐसी स्टोरी है जो फिल्म इंडस्ट्री में चलती रहती है और काफी बार हुआ है, काफी लोगों के साथ हुआ है ऐसे, मैं ही एक नहीं हूँ। जी बिल्कुल। यहाँ एक गाना सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को। रात की हूँ रानी, हाँ रात की हूँ रानी, मेरी जालिम है जवानी, जब मैं आती छाँव से महफिल हो जाती है दीवानी, और महफिल हो जाती है दीवानी। रात की हूँ रानी, मेरी जालिम है जवानी, जब मैं आती छाँव से महफिल
राजेश रोशन का नाम लिया था आपने जी। उनके साथ की अपने अनुभव बांटिए। जी, उसकी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। किंग अंकल का वो गाना था, नितिन जी। मुकेश जी और मैं, ऐसा ड्यूएट था वो, और वो राकेश रोशन जी की फिल्म थी किंग अंकल। तो वो भी गाना म्यूजिक कंपनी ने, प्रोड्यूसर तो राकेश रोशन जी ही थे, म्यूजिक कंपनी कौन सी थी मुझे पता नहीं है, याद नहीं है। तो वो गाना भी लता जी से आप गवाइए, ऐसा राजेश जी का मुझे फोन आया, और वो गाना इतना सुंदर हुआ था हमारी दोनों की आवाज में, नितिन मुकेश और मैं। लेकिन जब म्यूजिक राइट्स की बात होती है तो जितना बड़ा नाम है तो राइट्स अच्छे पैसे में बिक जाते हैं, और ये एक दुनिया के तौर तरीके हैं, ये भी सीखने को मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। हमने सीखे, सब कलाकारों ने सीखे, तो वो भी मेरा गाना नहीं रहा। जी, लेकिन राजेश रोशन जी बहुत ही उनको बुरा लग रहा था इसका, तो बोलते हैं शोभा मैं आप पर्सनली मैं माफी मांगता हूँ आपकी, ये आपने इतना अच्छा गाया, लेकिन वो गाना प्रोड्यूसर और म्यूजिक कंपनी लता जी की आवाज। यहाँ एक गजल सुनते हैं कोई। किसको पुकारते
नील सारे नील सारे नील सा किसको पुकारते भला किससे मिली हमें वफा किसको पुकारते भला किससे मिली चली हवा आंसू बहा के रह गए यादों के जब चली हवा आंसू बहा के रह गए ठंडी सी चांदनी में हम ठंडी सी चांदनी में हम दिल को जला के रह गए यादों की जब चली हवा आंसू बहा के रह गए यादों के। शोभा जी, मेरी हसन से जुड़ी याद आप हमारे साथ बांट रही थी, वो जरा विस्तार से बताइए। जी, मेरी एक फ्रेंड हैं, उनके घर में उनकी कॉन्सर्ट थी। जैसे मैंने कहा कि मैं जब स्कूल में थी 8 साल से मैं उनका गाना लाहौर रेडियो से तब मैं सुनती हूँ। मेहदी साहब का पुणे में जब पहली बार कॉन्सर्ट हुआ वो भी मैंने सुना पहली बार, तब मैं कॉलेज में थी। और उनकी गायकी की तो मैं मुरीद थी ही, उनकी गजलें मैं गाती थी। लेकिन उनसे मुलाकात हुई एक प्राइवेट कॉन्सर्ट में मेरी फ्रेंड के घर में मुंबई में, और तब उनसे मुलाकात हो गई। मैंने कहा उनसे, अर्ज की कि मुझे आपके पास गाना, तो मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ, लेकिन मैंने कहा आप आते तो रहते हैं यहाँ पे, अभी मैं आपको यहाँ सुन रही हूँ। तो हंस दिए वो। तो मेरी फ्रेंड को मैंने कहा कि आप जरा मेहदी साहब से कहो कि इसको सिखाओ। पूरी फैमिली आती थी, मुंबई में रहते थे लोखंडवाला में, और मुझे बुलाया, गाना सुना मेरा। फिर वो अमेरिका चले गए, अमेरिका में भी रहते थे वो अपने बेटे के पास। तो वहाँ मेरी गजलों की कैसेट रिलीज हुई थी वेस्टर्न कंपनी से। वो कहीं बाजार में उनकी बेटी ने देखी और वो खरीदी और उनको सुनाई कि देखो शोभा की कैसेट है। वो गजलें उन्होंने सुनी मेरी, और वहाँ से फोन किया मुझे सुबह। अरे वाह! 5 बजे सुबह फोन किया था कि तुम्हारी गजलें मैंने सुनी, तुम सही ट्रैक पे हो और गजल गायकी तुम्हारे गले में अच्छी है, और मैं सिखाऊंगा तुमको जब आऊंगा। तो ऐसे शुरुआत हुई थी। और इत्तेफाक बहुत साल सीखने का नहीं हुआ, लेकिन ऐसे कलाकारों से जब सीखते हैं, वो जितना भी सीखते हैं वो बहुत होता है।
और फिर वो ऐसे जगहें बताते थे कि वो गले में डालना इतना मुश्किल होता था। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप गले से आपके निकलना है उस जगह को, तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान तो देना पड़ता है और उसकी प्रैक्टिस भी बहुत करती है। और वो जब तक गले से नहीं आती थी वो रट के लेते थे। जो लफ्जों की तकसीम है, दो शब्दों को कैसे जोड़ना है, तोड़ना है, कहाँ एक साथ गाना है, सुरों के साथ, सुरों में पिरो के कैसे शब्दों को गाना है, ये मेहदी साहब ने मुझे सिखाया। क्या बात है। यहाँ एक गजल सुनते हैं कोई।
मगर बेरुखी के साथ मिलते हैं आप मुझसे। शोभा जी, आज के जमाने में जिस तरह से संगीत का चलन बदल गया है और ट्रैक रिकॉर्डिंग आने की वजह से गानों का स्ट्रक्चर और गानों की जिंदगी पर भी असर पड़ा है, वो उतने समय तक लोगों के जहन में कायम नहीं रह पा रहे। क्या वजह देखती हैं आप? फिल्मों में तो आजकल मैं गाती नहीं हूँ, क्योंकि एक तो मैं अमेरिका में रहती हूँ तो मेरा आना जाना चलता रहता है, और फिल्मों में हमेशा गाते रहने के लिए आपको मुंबई में रहना बहुत जरूरी है। और वैसे भी हम अभी पुरानी रेस के घोड़े हैं, हम अभी पुराने कलाकार हैं, नए नए लोग बहुत आए हैं, और जैसे नए कलाकार आए हैं वैसे नए संगीतकार भी आए हैं, नए लिखने वाले भी आए हैं, नए प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स भी आए हैं, पुराने भी हैं। तो नए विचार फिल्म मेकिंग में आए हैं और ये नए विचारों के साथ फिल्में बनती हैं। तो मेरा वैसे फिल्म संगीत सुनना भी बहुत कम है आजकल। क्लासिकल तो मैं ज़रूर सुनती हूँ, गज़लें सुनती हूँ, लेकिन नए फिल्मी गाने ज़्यादा सुने नहीं जाते। लेकिन जब भी कुछ सुनती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि एक जो पुरानी शायरी में या गीतों में और मौसीकी में, संगीत में जो एक डेप्थ होती थी वो कहीं खो रही है, ऐसे महसूस होता है। और अब तो भारतीय सिनेमा का जो संगीत का चेहरा है वो बदला है। बिल्कुल। तो वो चेहरे को नया बनाया जा रहा है, उस पे एक अलग तरह की मेकअप इस्तेमाल हो रही है। तो ये कालाय तस्मै नमः जो बोलते हैं वैसा है, ये काल का महिमा है। तो नई विचारधारा, नया वक्त, नया काल, उस हिसाब से लेकिन एक बात जरूर है कि सोच जो है वो सोच में सुरों का जो एक चलन है उसमें जो मैंने कहा कि एक डेप्थ होती है, विचारों की डेप्थ, अभ्यास की डेप्थ, संगीत का अभ्यास किया है उसका अभाव है, उसमें कमी महसूस जरूर होती है। और फिल्म के विषय ऐसे बन रहे हैं, विदेशों में शूटिंग होती है तो वो माहौल जब पिक्चराइज होता है तो उसी तरह का म्यूजिक आ जाता है, उसमें कोई भारतीयता नहीं होती। और जिस तरह के फिल्म के विषय है उस हिसाब से संगीत आने लगा है। नेचुरली ये फर्क तो है, जरूर है और होता रहेगा। लेकिन जो अच्छा संगीत सुनने वाले लोग हैं वो हमेशा इसी उम्मीद में रहते हैं कि कभी ना कभी, क्योंकि सर्कल जहाँ से शुरू होती है ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। बिल्कुल। तो वो जमाना, वो दौर फिर से जरूर आएगा, ये उम्मीद हम सब जरूर रखते हैं। शोभा जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी यादें आपने हमारे साथ बांटी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी पर्सनली बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने
बहुत अच्छे सवाल पूछे और मुझे ऐसे हो रहा था कि मैं कितनी बोलूं, कितने बताऊं हर चीज के बारे में, लेकिन वक्त की पाबंदी तो होती है जी। लेकिन यहाँ के बहुत खुशी हुई है और मैं एक ख्वाहिश भी रखूंगी कि और भी कभी अगर मौका लगे तो और भी कई सारी बातें जो बची हैं वो फिर से हम कभी करेंगे अगर विविध भारती ने चाहा तो। मैं इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर जुबैर खान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ उनका भी, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ विविध भारती की कि मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरे सांगीतिक जीवन की जो चंद बातें मैं आपके साथ और ऑडियंस के साथ शेयर करने का मौका मुझे दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर आगे फिर कभी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये था जानी मानी गायिका शोभा जोशी से बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग। हम बंजारे हो, इश्क मारे हो, दिल विल हारे हो, कहते हैं सारे हो, क्या कहने है। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे, छोरा फट गया रे, चोरी करे वो हमको चोर बताए, और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।